नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पठार। पिछली क्लास में हमने दर्रे और कुछ चीज़ें हिमनद के बारे में हमने डिस्कशन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आपने देख रखा है तो आप इस वीडियो को भी देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम नोट्स देखेंगे और फिर इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशंस पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पठार के बारे में डिस्कशन करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में प्रारंभ हुआ। प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों की मध्य उच्च भूमि नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम से चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दामोदर नदी का अपवाहित छोटा नागपुर पठार मध्य उच्च भूमि का भाग है। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल, परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम जिलों तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले में है। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पर्वतों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाठ भूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस प्रकार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार के ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार ये नदियां इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। मालवा का पठार लगभग 530 किलोमीटर लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। इस तरह से हम इसका मैप भी देख सकते हैं। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार है। सबसे ऊपर देखिए तो लद्दाख का पठार है, और सबसे पश्चिम में है काठियावाड़ एरिया है। फिर महाराष्ट्र का पठार है, तेलंगाना पठार और कर्नाटक पठार है। जस्ट तेलंगाना से लगा हुआ दंड कारण्य का क्षेत्र है, और दक्कन का पठार सबसे पूर्वी एरिया में देखा गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको इस तरह से दिख जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती है। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन के फलस्वरूप हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक खंडित एवं अपरदित पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंशकन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक गया था।
मालदा गैप पश्चिमी बंगाल, मेघालय तथा कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ गारो, खासी और जयंतियाँ हैं। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में विस्तृत है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि एक क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस के एग्ज़ाम में कि पूरब पश्चिम से लेकर के पूरब तक पहाड़ियों के नाम बताने हैं, जिनमें ऑप्शन था गारो, खासी, जयंतियाँ और बराइल की पहाड़ी। तो यहाँ पर पूरब पश्चिम से पूरब में लगाना था, तो यहाँ पर तीनों सीक्वेंस गारो, खासी, जयंतियाँ तो तीनों हैं, बट बराइल पहाड़ी में हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इन तीनों के बाद में सबसे पूर्व में जो लगता है वो बराइल पहाड़ी उसे कहा जाता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। चलिए आज के हम कुछ प्रश्न को भी देख लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिनको हम देखते हैं। तो एक्चुअली किसी ने मैसेज में बोला था कमेंट में कि हम क्वेश्चंस के आंसर ऑप्शंस ना बोल करके सिर्फ आंसर्स को बताएं। तो आज से एक चीज़ करते हैं कि आप लोग अगर क्वेश्चंस देख रहे हैं और सारे ऑप्शंस भी आपको सही से दिख रहे हैं, तो अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर पता है तो आप कमेंट में करके उसके आंसर्स भी बताएं, कमेंट करें, जिससे आपको भी नॉलेज पता हो जाएगा कि सही आंसर क्या है और चेक भी हो जाएगा कि हम लोग कितनी जानकारी रखते हैं इन सब के बारे में, इन चीज़ों के बारे में। तो चलिए आज से हम सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और डायरेक्ट उसका आंसर बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण हुआ है। अब ऑप्शंस यहाँ पर 4 है। अगर आपको इसके आंसर्स पता है तो आप इस पर कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैं आपको आंसर्स बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा क्रिटेशियस युग में, यानी कि पहला आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। क्रिटेशियस युग में जो है बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण हुआ है, किसका? दक्कन के पठार पर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका हम व्याख्या भी देख लेते हैं। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सैलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ था। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार भाग है। अब ऑप्शंस अगर आपको दिख रहे हैं तो आप इसका कमेंट बताएं। तो मैं आपको कमेंट बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा मेघालय का जो पठार है, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। मेघालय का जो पठार है हमारे प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। इसका विख्यात देख लीजिए, व्याख्या देख लीजिए। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। यह भ्रंश के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो गया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। अब इनमें से कौन से ऐसे पर्वत हैं जो भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, सेनोजोइक महाकल्प में, यानी कि भारत के अतिरिक्त जो प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित हुए हैं। इसकी व्याख्या, हिमालय तथा भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतों सिंधु और गंगा के मैदान के उत्तर का भाग का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प के में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, छोटा नागपुर का पठार सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर सही हो जाएगा कि खनन उद्योग का विकास एवं औद्योगिकरण के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर घना बसा जिला है। कौन सा जिला? धनबाद, जो कि छोटा नागपुर के पठार पर है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। धनबाद कोयला खनन और औद्योगिक संस्थान के लिए जाना जाता है। धनबाद में लाल मिट्टी व्यापक क्षेत्र में पाई जाती है, जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती। कोयला, लोहा, अब्रक, तांबा इत्यादि का पाया जाना जनसंख्या के संकेंद्रण का कारण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी में अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार क्या है? अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको कमेंट करके बताइएगा कि आंसर्स क्या हैं। मैं आपको आंसर बता दूं, यहाँ पर
ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। एक अग्र गंभीर पठार है। छोटा नागपुर का पठार जो है एक अग्र गंभीर है। इसके साथ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छोटा नागपुर का पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिम भाग का पाट भूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर है। यहाँ पे एक पठारों के ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको हमें मैच करना है। नीचे दिए हैं चित्र में, पर विचार कीजिए और इनके ऑप्शंस इस तरह से हैं, तो हम यहाँ पर इसका सही आंसर निकालें क्या हो सकता है। अब चाहें तो इसका मैप का स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए पहले, फिर हम इसके ऑप्शंस में ABCD का ऑप्शन इसको मैच करना है तो देखते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस 4 दिए हुए हैं, जो सही आंसर है उसको हमें मैच करना है। तो आप स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया हो तो आगे हम देखते हैं। चलिए, ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD में, इसका भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सी आंसर सही होगा। रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान, छोटा नागपुर पठार और वर्षा छाया क्षेत्र। वर्षा छाया क्षेत्र, रिफ्ट घाटी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ मैदान और छोटा नागपुर का पठार। तो सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लीजिए। ABCD का जो ऑप्शंस दिए थे वहाँ पे एक क्षेत्र दिया गया था, तो पहला है नर्मदा ताप्ती रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। दूसरा है इसमें छत्तीसगढ़ मैदान। सी है छोटा नागपुर का पठार और डी है पश्चिमी घाट के पूर्व में वृष्टि छाया क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो जो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार है यहाँ पर है, तो ऑप्शंस में से ए आंसर सही हो जाएगा हमारा, मालवा का पठार। तो ए आंसर पे हम टिक कर सकते हैं कि जो अरावली और विंध्य के बीच में जो पठार मिलता है हमें वो मालवा का पठार मिलता है। ये व्याख्या देख लीजिए। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी एवं पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश और झारखंड। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। बी हमारा क्या आंसर था, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो सही आंसर हमारा ये होगा कि दंडकारण्य जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र में स्थित है। दंडकारण्य मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनके अनुसार हमारा जो सही आंसर होगा वो ई हो जाएगा। ई आंसर, क्योंकि यहाँ पर चारों के चारों ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं, जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है कौन सा क्षेत्र, दंडकारण्य का क्षेत्र। सही आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दंडकारण्य भारत के किस भाग में स्थित है। यहाँ पर पूछा गया है और ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा कि मध्यवर्ती भाग में। दंडकारण्य क्षेत्र जो है भारत के मध्यवर्तीय भाग में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इनमें से जो सही आंसर होगा, सी आंसर सही हो जाएगा हमारा, खड़गपुर पहाड़ियाँ। जो भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है वो है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। इसकी व्याख्या देख लीजिए। खड़गपुर पहाड़ियाँ धारवाड़ क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम की है। उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। अगला प्रश्न है, भारत में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा अंश जो है मेघालय पठार का नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हमारा हो जाएगा, ए आंसर होगा भुवन पहाड़ियाँ।
देखिए मेघालय के पठार में 3 पठार आते हैं, है गारो, खासी और जयंतिया। तीनों पहाड़ियाँ जो हैं मेघालय के पठार का भाग हैं। इसके साथ ही हम तटीय भाग के बारे में भी देख लेते हैं। भारत के जो तटीय भाग हैं उनके बारे में भी कुछ नोट्स हैं जिसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर लेंगे और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, इससे और ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। अगर क्लास कैसे अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी सजेशन हो तो आप वह दे सकते हैं। चलिए हम तट रेखा के बारे में देख लेते हैं। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के तट रेखा की लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर सहित मुख्य भूमि एवं द्वीपों से घिरी है। भारत की तटीय रेखा पर 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तटीय रेखा पर जो है 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 9 राज्य हैं। ये चीज़ क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट पर लगे हुए हैं, तो ये 9 राज्य हैं। इसके साथ में हम इनकी कुछ लंबाई के हिसाब से है। सबसे लंबा है गुजरात जो कि 1214.7 किलोमीटर है। फिर महाराष्ट्र का नंबर आता है, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसी के हिसाब से शॉर्ट्स होता हुआ चला गया। और सबसे कम जो है दूरी है यहाँ पर हम देखेंगे तो 42 किलोमीटर जो है दादर, नागर हवेली एवं दमन एवं दीव का है, जो कि अब इनको एक ही जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। इससे भी कम है पुडुचेरी जो 30.6 किलोमीटर की रेंज में इनका है। ये डेटा जो है गृह मंत्रालय सरकार द्वारा निकाला गया है जो यहाँ से। अब अगला प्रश्न देखते हैं यहीं पे। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली के विलय का कर एक केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया है। भारत की मुख्य भूमि से सटे कुल तट की लंबाई 5,422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से कुल तट की लंबाई 2,094 किलोमीटर है। भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है तथा सर्वाधिक छोटी तट रेखा गोवा राज्य की है। राज्य के हिसाब से देखेंगे तो गोवा राज्य की है और केंद्र शासित प्रदेश में देखेंगे तो पुडुचेरी की सबसे छोटी तट रेखा है। यहाँ से क्वेश्चंस जरूर बनते हैं, तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा गुजरात और सबसे छोटा गोवा राज्य है। यहाँ पर हम तटीय राज्य भी देख लेते हैं, कुछ इस तरह से राज्य हैं और के नोट्स देखते हैं। अंतःस्थल से सागर की ओर निकले भागों से को मिलाने वाली सीधी रेखा को आधार रेखा कहते हैं। किसी भी रेखा के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। मतलब कि अगर हमारा जो समुद्र तल है वहाँ से 12 समुद्री मील तक की जो डिस्टेंस होती है समुद्र के अंदर, उस दूरी को वो उस पर संपूर्ण रूप से भारत का अधिकार है। समीपवर्ती मंडल जो है का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, चलिए इसको समझ लेते हैं पहले, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे लाइन ये लाइन देख रहे हैं सबसे किनारे, इसको कहते हैं, ये जो हमारी रेखा है ये आधार रेखा है। और इसके बाद जो है ये जो कटी फटी लाइन आ रही है इस तरह से, ये जो हमारी लाइन है इसको आंतरिक जल रेखा कहते हैं। यानी कि कुछ कटा फटा है, कुछ ज़मीन है, कुछ जल है, इस तरह से एक सीधी लाइन नहीं बन पा रही है। और जस्ट इसके बाद वाला जो एरिया हमारा ये वाला एरिया आता है इसको क्षेत्रीय सागर बोलते हैं।
क्षेत्रीय सागर का एरिया है। जस्ट उसके बाद समीप मंडल, ये वाला पार्ट हो जाएगा। और अन्य आर्थिक क्षेत्र जहाँ पर हमारी टैक्स की वसूली होती है, इसको कहते हैं 200 मील के बीच में है, तो ये अनन्य मंडल का एरिया आता है। जस्ट इसके बाद समुद्र का एरिया आता है। तो यहीं पर हमने अभी जस्ट नोट में देखा कि 200 मील तक की छूट हमें होती है। इस एरिया में जो है हम अनुसंधान अपना करते हैं, अपना रॉकेट वगैरह जो भी भारत में छोड़ा जाता है वो इस एरिया में किया जाता है। यहाँ से लेकर के इस 200 मील तक की डिस्टेंस हमारे अधिकार में है। भारत के अधिकार में समुद्र तल का जो एरिया है वो आता है। चलिए इसी के आगे देख लेते हैं। इसे 200 नाटिकीय माइल भी कहते हैं। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल या इंटरनल वाटर कहते हैं। चलिए इसके कुछ प्रश्नकोश भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल जो है नापा जाता है? किस तट से नापा जाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा हमारा सही आंसर। चेन्नई से जो है समुद्र तल का औसत जो है समुद्र तल का नापा जाता है, कितनी डिस्टेंस पे हम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शंस जो दिए हुए हैं इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा कि तट से जो है प्रादेशिक जल का जो क्षेत्र है भारतीय तट से 12 समुद्री मील तक जो है हमारा प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कहा जाता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र के क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक की होती है। यानी कि ये हमारी इसे रेखा है, तो यहाँ से 12 समुद्री मील तक की ये हमारी ज़मीन का एरिया है और ये पूरा समुद्र का एरिया है। तो ये जो एरिया होता है ये 12 समुद्री मील तक की जो दूरी होती है उसे आधार तटरेखा या प्रादेशिक क्षेत्र या कहा जाता है, प्रादेशिक जल क्षेत्र के भाग में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई लगभग है। अब यहाँ पर लगभग में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 7,500 लगभग में है, तो लगभग में एग्जैक्ट ये है। और एग्जैक्ट अगर इसकी दूरी हम देखें तो व्याख्या देख लीजिए। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, जिसकी तटरेखा 7,516 किलोमीटर है, 0.6 किलोमीटर लंबी है। तो इस हिसाब से अगर लगभग में पूछा जाए तो 7,500 हम मान सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की तटरेखा है। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से एक भी आंसर हमें मैच नहीं करता है। तो हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चंस में डिस्कशन में हमने देखा है कि भारत की तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ पर एक भी आंसर हमें नहीं मिलेगा, करेक्ट आंसर नहीं दिए हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? अब यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में कि सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है। तो डिस्कशन में हमने पढ़ा था कि गुजरात राज्य की जो तटरेखा है समुद्री रेखा वो सबसे लंबी है और गोवा राज्य की सबसे छोटी है। तो डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर व्याख्या है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा पर कुल 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं। इन राज्यों में सबसे अधिक तटरेखा की लंबाई गुजरात की है और सबसे कम गोवा राज्य की है। अब यहाँ पर सारे जो राज्य हमारे ऑप्शंस में दिए हुए थे उनकी तटरेखा की लंबाई दी गई है। तो यहाँ से आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? सेम क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन को जो हमने देखा था, तो यहाँ पर आंसर सेम हो जाएगा कि सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। गुजरात, समुद्री तट जो सबसे लंबा है वो गुजरात राज्य का है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेम क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा गुजरात। अब यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन लगातार पूछा गया और ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है कि ये देखिए, पहले तो हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया था
2018 में पूछा गया है। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? फिर ये क्वेश्चन दोबारा जो पूछा गया है 2095, 14, 6, 6, 6 और 2007 कितनी बार कितनी जगह पे पूछा, रिपीटेड, यानी कि ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे देखिए तो 2016 में आरओ में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये IAS 2008 का क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो सही आंसर सी हो जाएगा, 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था, यानी कि प्राचीन इतिहास में रत्नाकर किसे कहा जाता था? ये क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शंस में से अगर आपको आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। ये रत्नाकर वर्ड जो है हमें एक पर्यायवाची में भी, हिंदी के पर्यायवाची में भी देखने को मिलता है। तो ये किसकी पर्यायवाची ये भी आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। वैसे यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर। रत्नाकर नाम से सूचक है जो भारत का ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम से जाना जाता है, उसको कहते हैं हिंद महासागर को। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका व्याख्या भी यहीं पर है कि हिंद महासागर को ही कहा जाता है, तो इसलिए सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है कि कौन से तट पर सर्वाधिक अपरदन होता है, किसका? जमीन का, पृथ्वी का। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा सी, धाराओं से, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक अपरदन होता है वो पानी जो बहती है, पानी की धाराओं से जो है सर्वाधिक अपरदन होता है। अब इसका व्याख्या देख लीजिए, तटीय अपरदन में समुद्री लहरों, ज्वार भाटा, धाराओं, सुनामी लहरों तथा मानवीय क्रियाकलापों आदि की प्रमुख भूमिका होती है। इनमें से सर्वाधिक तटीय अपरदन लहरों द्वारा होता है। इनमें से सबसे ज़्यादा होता है लहरों द्वारा, पर यहाँ पर सही आंसर ए है, लहरों के द्वारा इसका सर्वाधिक अपरदन किया जाता है। अब इसी के साथ में हम पूर्वी और पश्चिमी तट को भी देख लेते हैं। थोड़ा से क्वेश्चंस इसके भी रिलेटेड हैं, तो आज तट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसमें हम कंप्लीट कर देते हैं, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक हमारा शुरू हो जाएगा। तो पूर्वी और पश्चिमी तटों के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसके नोट्स के बारे में। भू आकृति आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला भाग, 3 कौन कौन से भाग है वो देख लीजिए। गुजरात या काठियावाड़ तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान या पूर्वी तटीय मैदान। गुजरात तटीय मैदान में गुजरात एवं दादरा नागर हवेली एवं दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है। भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तट के उत्तरी भाग को कोकर्ण जो कि महाराष्ट्र और गोवा, मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट कर्नाटक एवं दक्षिणी भाग का मालाबार तट कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार पेपर में कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला कोकर्ण तट, फिर कनारा तट, फिर मालाबार तट। तो मालाबार एरिया कौन सा लगता है, जहाँ पर केरल का एरिया लगता है उसे मालाबार तट के नाम से जानते हैं, और कर्नाटक एरिया को कनारा या कर्नाटक तट, महाराष्ट्र और गोवा को कोकर्ण तट के नाम से जानते ही पूछा गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब कनारा तट गोवा से मंगलुरु के मध्य, जबकि मालाबार तट मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं के द्वारा निर्मित होने के कारण बड़ा उपजाऊ है। इसमें महानदी एवं कृष्णा नदी के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व के आंध्र प्रदेश के फॉल्स डीबी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास के से तमिलनाडु के केप मेमोरियल कन्याकुमारी तक है।
यानी कि जो सबसे कोरोमंडल तट है, देखिए जिस तरह से हम यहाँ पर समझते हैं कि ये हमारा भारत का एरिया है, सॉरी ये हमारा भारत का एरिया है। तो यहाँ पर 3 तट हमें देखते हैं, कोकर्ण तट है और कनारा तट है, फिर मालाबार तट है, और इस एरिया पे जो है तमिलनाडु का जो भाग एरिया आता है यहाँ पर हमारा कोरोमंडल तट कहलाता है। और ये वाला जो एरिया होता है ये उत्तरी सरकार तट, यानी कि जहाँ उड़ीसा आंध्र प्रदेश का जो एरिया लगता है ये उत्तरी सरकार तट का एरिया है। और जो तमिलनाडु का एरिया लगता है कृष्णा डेल्टा के पास से लेकर केप मेमोरियन तक का जो भाग होता है वो उसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कोरोमंडल तट कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य में विस्तृत है। महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह में, अब यहाँ पे कुछ बंदरगाह जो पड़ते हैं उनको भी देख लीजिए। मुंबई महाराष्ट्र में, कांडला गुजरात, मुर्मुगांव गोवा में, जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र में, जंजीरा महाराष्ट्र में, उडुपी कर्नाटक, कोचीन केरल एवं न्यू मैंगलोर कर्नाटक आदि में है। जो पश्चिमी तट पर पड़ने वाले जो है तट हैं, ये एरिया है, पत्तन यह कह सकते हैं हम इनको यहाँ। फिर इसके साथ में जो पूर्वी तट पर कौन कौन से पड़ते हैं इसको भी हम देख लेते हैं। भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो बंदरगाह है, प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, हल्दिया पश्चिमी बंगाल में, पारादीप उड़ीसा में, एन्नौर तमिलनाडु में एवं न्यू तूतीकोरिन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ तक हम आदि हैं। अब इसके साथ में हम कुछ इनके क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं किस तरह से हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इन नगरों का नाम क्रम लगाना है। कहेंगे उत्तर में कौन है और दक्षिण में कौन है, इस सीक्वेंस वाइज हमको इनको सेट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर हो जाएगा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर मैच कर सकते हैं। तो डी आंसर में जो है ए का 1, पहले सबसे पहले 1 आ जाएगा जंजीरा, फिर सिंधु दुर्ग हो जाएगा, फिर कन्नूर और लास्ट में नागरकोइल आ जाएगा। तो डी आंसर इस तरह से हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अब इनका ऑप्शंस देख लीजिए। पश्चिमी तट पर जो व्याख्या है वो देख लीजिए। पश्चिमी तट पर स्थित उपर्युक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम इस प्रकार है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है, सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिले में है, कन्नूर केरल के कन्नूर जिले में है, नागरकोइल तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में है। अगला क्वेश्चन है, आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर तथा जेरूसलम सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है। अब यहाँ पर ये उक्ति लिख के बताई गई है और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। इनमें से सही आंसर हमें चुनना है कि कौन से जगह के बारे में वर्णन किया गया है। तो जो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, तमिलनाडु तट पर। ठीक है, ऑप्शंस में से जो सही आंसर है वो ए तमिलनाडु तट पर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबद्धता के लिए विख्यात है। न्यू जेरूसलम चर्च, जेरवेन चर्च आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 ईस्वी में आए थे। 1845 ईस्वी में डेनमार्क ने यह बस्ती अंग्रेजों को बेच दी थी। अगला प्रश्न है, यहाँ पर एक मानचित्र दिया हुआ है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा इस मानचित्र का। अब इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। भारत के तटीय क्षेत्र पर कैसे भाग द्योतित करते हैं। अब ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शंस में जो सही आंसर है डी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, अंतर जलीय उच्चावच रेखा। इसके अनुसार की व्याख्या देखिए। प्रस्तुत मानचित्र में भारत के तटीय क्षेत्र समेत सागर की गहराई को प्रदर्शित करने वाली
अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का चित्रांकन किया गया है, जो कि क्रमशः तट से सागरीय नितल की ओर उनकी गहराई को प्रदर्शित करती है। इस आधार पर सागरीय क्षेत्र में 4 प्रमुख उच्चावच मंडल पाए जाते हैं, जो कि महाद्वीपीय किनारे से सागर की गहराई की ओर क्रमशः महाद्वीपीय मग्न तट, महाद्वीपीय मग्न ढाल, गहरी सागरीय मैदान तथा सागरीय गर्त पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष के निम्न शहरों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही से ज्ञात करें और इनमें से कौन पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ऑप्शन है जंजीरा, उडुपी, ओरोविले, तूतीकोरिन। अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD में, तो सही आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए आंसर। इनमें से 1 और 2 जो हैं के पश्चिमी तट पर स्थित हैं, यानी कि जंजीरा और उडुपी जो हैं पश्चिमी तट पर स्थित हैं। उडुपी कर्नाटक के उडुपी जिले में है। जंजीरा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। ओरोविले तमिलनाडु एवं पुदुचेरी की सीमा पर कोरोमंडल तट पर पुदुचेरी में है। इस नगर का अधिकांश भाग तमिलनाडु में तथा कुछ भाग पुडुचेरी में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए